फेस वॉश। बॉडी स्प्रे फॉग में है सिर्फ परफ्यूम लिक्विड, तभी तो फॉग चलता जाए। तो अब आप ही बताइए, गैस वाला या बिना गैस वाला? नया फॉग 800 स्प्रेज गारंटीड। नोएडा किसी भी इंडिया की किसी भी अन्य सिटी के मुकाबले एक बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है। यहाँ पे हर क्षेत्र में तरक्की की संभावना मान के चल रहे हैं, चाहे वो रियल स्टेट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर आईटी या कॉर्पोरेट्स हो या रिटेल हो, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पे प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं वो हर क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। नोएडा एक वर्ल्ड क्लास सिटी होने जा रहा है, फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया होने जा रहा है। सुपरटेक योर्स फॉर लाइफ प्रेजेंट्स CNBC आवाज फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब आपके शहर नोएडा में 14 जनवरी 2012। Presenting partner Supertech Yours for Life. Cafe partner Cafe Coffee Day. ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और आज हम एक बेहद खास बातचीत कर रहे हैं KV कामत से, जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ICICI बैंक के और अब इन्फोसिस के भी चेयरमैन हैं। ये उन लोगों में से हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था को एक दिशा देने का काम करते हैं, उन लोगों में इनका शुमार होता है। CNBC आवाज जब से शुरू हुआ 7 साल होने को आए हैं, इनका सपोर्ट, इनकी ब्लेसिंग हमको लगातार मिली है और इन्होंने इस प्रोडक्ट को शेप करने में अपनी बातों से एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो जब आज आवाज अपनी 7वीं सालगिरह मना रहा है तो कामत साहब, आपका वक्त निकालने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, और आपने इस चैनल को बड़ा सपोर्ट किया है। आपको अगर कोई शिकायत हो इस चैनल से तो हमको तो वो बताइए। शिकायत तो नहीं है, पहले ऐसे स्टार्ट करेंगे कि आपको बधाई दे देंगे कि 7 बरस हो गए, उस बर्थ डेट शुभकामनाएं मैं पेश करता हूं आपका चैनल को और सभी व्यूअर्स को। और ये 7 बरस में आपने कुछ डिफाइन किया है, आपने ये डिफाइन किया है कि मेन स्ट्रीम इंडिया हिंदी स्पीकिंग है। वो एक बात, ऐसी बात है कि टेलिंग टू एवरीबडी, बिजनेस, इंडस्ट्री एज वेल एज सोसाइटी एट लार्ज, कि हिंदी बेस्ड चैनल मेन स्ट्रीम हो जाए। और मेन स्ट्रीम हो जाए इतना ही नहीं कि मार्केट शेयर जो है, व्यूअर शेयर जो है, आईबॉल्स जो है, इज मल्टीपल टाइम्स ऑफ द इंग्लिश मीडिया, विच जो साधारण लोग समझते हैं कि इंग्लिश मीडिया ही मीडिया है जो पीपल वॉच करते हैं। आपने डिस्प्रूव किया है, उसके लिए आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है इंडियन बिजनेस न्यूज में। सर, आपसे जब भी हम बात करते हैं तो आप बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं और हमेशा इंडिया स्टोरी पर बुलिश रहते हैं, और हमेशा हम लोगों का पिछला जो पब्लिक डिस्कोर्स रहा है उसमें बात ये हुई है कि हमारे यहाँ डिलेज बहुत हैं, इनडिसीजन है, और इस वजह से हिंदुस्तान की तरक्की जिस तेजी से हो सकती है वो नहीं हो रही है। इस बात को झुठलाने के लिए हम अभी CNBC आवाज को एक नया उद्घोष वाक्य दे रहे हैं, एक नई टैगलाइन दे रहे हैं। वो है कि CNBC आवाज उन लोगों का चैनल है जिनका भरोसा है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ भी अचीव किया जा सकता है। तो वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा इज आवर न्यू टैगलाइन। आप इस लाइन पे कैसे रिएक्ट करते हैं? वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा, बहुत ही सही कहा आपने, बहुत ही सही। उससे ज्यादा, दिस इज अगेन समथिंग दैट इज वेरी डियर टू मी। ये जो सेंटेंस जो है बहुत डियर है। वक्त से पहले कर सकते हैं हम, और किस्मत से ज्यादा भी कर सकते हैं हम। इसके लिए कोशिश चाहिए, इसके लिए हार्डवर्क चाहिए, और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एग्जीक्यूशन एबिलिटी चाहिए। और आपने चैनल का टैगलाइन लिया, मेरे हिसाब से ये देश का टैगलाइन होना चाहिए, बिकॉज़ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी कैन डू, एंड वो करके दिखाना है। तो सर, आप हमसे ये कह रहे हैं कि दरअसल देश के सेंटिमेंट को ये रिफ्लेक्ट करने वाली लाइन है और चैनल की नहीं, ये देश की लाइन होनी चाहिए। ये आपने हमारे लिए बड़ी बात कही सर। अब इसको हम शिफ्ट करते हैं देश पर ही। हमको लगता है कि इस वक्त एक माहौल बड़ा उदासी का है, सेंटिमेंट बहुत खराब है। जिससे बात करो वो कह रहा है कि कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी हो गई है और पता नहीं क्या होगा। आप हमेशा ऑप्टिमिज्म वाला साइड दिखाते रहे हैं, लेकिन सर मुझे लगता है आज आपको थोड़ा रियलिटी चेक देना चाहिए सब लोगों को। एक्चुअली इंडिया स्टोरी में प्रॉब्लम है।
कि नहीं? कई प्रॉब्लम है, परंतु मैं ये कहता हूं कि द पॉजिटिव स्टिल आउटवे द नेगेटिव्स। अभी भी ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स, हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमी 7% पे चल रही है। मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि 7% नहीं है, 7% प्लस है। 7% को आप दो चीजें जोड़ना चाहिए, एक जो हम कहते हैं कि अनकाउंटेड पार्ट ऑफ इकोनॉमी एंड दूसरा अनअकाउंटेड पार्ट ऑफ इकोनॉमी। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके लिए 1%, 1.5%, 2% आप ऐड कीजिए जो आप ठीक समझते हैं, बट नोबडी कैन डिस्प्यूट कि देयर इज एन अनअकाउंटेड एंड अनकाउंटेड पार्ट ऑफ इकोनॉमी। तो इफ यू लुक एट दिस, वी आर लुकिंग एट एन इकोनॉमी जो 9-10% पे ग्रो हो रही है, तो उसमें उदास होने का मुझको इतना कुछ लगता नहीं। एक दूसरा पॉइंट, आप लास्ट क्वार्टर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए कॉर्पोरेट इंडिया का, 13% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में। पिछले 16 क्वार्टर्स कुछ 17% ग्रोथ था, यस, सो उसके हिसाब से कम हुआ है, बट इट इज नॉट फॉलन ऑफ द क्लिफ। एंड उसकी वजह रीजंस जो है इज वेरी क्लियर। रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन था, वेज इंक्रीज हो गए थे, वेज इंक्रीज विल स्टे, बट रॉ मटेरियल्स ऊपर नीचे जाते हैं। इंटरेस्ट रेट इंपैक्ट था। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स आई थिंक आर ड्यू फॉर अ करेक्शन, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है करेक्शन क्लियरली हुआ है लगता है। तो इफ दैट इज सो इन द नेक्स्ट 4 to 6 weeks, द फर्स्ट ट्रिगर फॉर मूड चेंज, और ये जो उदासीन मूड है उसका रिवर्सल किया, आई थिंक फर्स्ट ट्रिगर आप देखेंगे वेरी शॉर्टली। आपने इंटरेस्ट रेट की बात कही सर, लेकिन सब कह रहे हैं एक्सपर्ट लोग कि 7% रह सकता है इन्फ्लेशन, लेकिन 7% भी फिर कंफर्टेबल लेवल नहीं है। तो ये एक उम्मीद बन रही है कि अब इंटरेस्ट रेट पर कमी आएगी। लेकिन देखिए, हमको एक बात पता है, जिस तरीके से पॉलिटिकल इकोनॉमी कंसिडरेशन पे खर्चे किए जाएंगे, सब्सिडी का इफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर को नहीं सुधारा जाएगा, तब तक वो पैसा खर्च होगा और इन्फ्लेशन पे प्रेशर बना रहेगा। और वो बना रहा तो ये जो होप है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इस पे क्वेश्चन मार्क है। अगर अपना इकोनॉमी 10% पे ग्रो हो रही है तो 7% इन्फ्लेशन अनअवॉइडेबल है, बिकॉज देयर इज अ रीप्राइसिंग ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग पीपल्स एस्पिरेशंस। जो आपके व्यूअर्स हैं उनके मन में जो है कि कल कैसा हो, वो एस्पिरेशन रीसेट हो रहा है, और वो एस्पिरेशन रीसेट हो गया तो होल लॉट ऑफ थिंग्स देन हैव टू रीसेट, एंड उसका वजह इन्फ्लेशन है। आप देखिए नरेगा इंट्रोड्यूस हुआ, फार्म वेजेस रीसेट हुए, मेरे हिसाब से अच्छा हुआ, क्योंकि इमीडिएटली एस्पिरेशन लेवल्स बढ़ गए हैं। पीपल कैन अफोर्ड थिंग्स, पीपल एस्पायर फॉर थिंग्स, इंक्लूडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लग्जरी थिंग्स, आई एम टॉकिंग ऑफ थिंग्स विच विल इंप्रूव द कंट्री, जैसे कि एजुकेशन है, बच्चे का एजुकेशन। जो फार्म वर्कर बच्चे को स्कूल नहीं भेजता था, अभी स्कूल भेज रहा है, वर्चुअली 3 years वेज डबल हो गया है। So these sort of positive developments, they are what I think contribute to the long run economic progress. If you are growing at, let us say, a stated rate of 9-10% and had inflation of 7%, your growth rate is around 16%. So 16% पे आपको 6-7% इन्फ्लेशन तो आएगा. So we'll have to factor this into the base case and उसके हिसाब से आगे चलना पड़ेगा. तो सर इस बेस केस में फिर इंटरेस्ट रेट ऐसा कम हो कि इन्वेस्टमेंट में फिर से जोर आ जाए, पैसे आने शुरू हो जाएं, ये होगा? इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट पे देयर आर 2 इश्यूज. आप लेट्स पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट. 10 बरस पहले इंटरेस्ट रेट 19% था, लेंडिंग रेट 18-19% था. आज वही लेंडिंग रेट 13%, 12-13% है. अगर 1-2% का करेक्शन आया, एंड दैट्स द करेक्शन दैट आई एक्सपेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट एट एक गो पे नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, I think most people will be comfortable with that 10-11% interest rate. It would also mean that the consumer, उसको enormous relief मिलेगा. Virtually उनको 20-25% relief मिलेगा in terms of EMI and other things. So that is what I think we should look at. कि corporate को relief आएगा और corporate से ज़्यादा consumer को relief आएगा. Because जैसा इकोनॉमी $500 पर कैपिटा इनकम से 1000 को मूव किया, कंज्यूमर क्रेडिट का शेयर 0 था, वो अभी बढ़ गया. अभी जैसे $1000 से 2000 बढ़ रहे हैं नेक्स्ट 6-7 years में, मेरे हिसाब से कंज्यूमर क्रेडिट विल बी द मेजर ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी, नॉट इंडस्ट्रियल क्रेडिट. इंडस्ट्रियल क्रेडिट का शेयर रहेगा, बट कंज्यूमर क्रेडिट, मैं क्यों कह रहा हूं कि कंज्यूमर इंडस्ट्रियल क्रेडिट विल नॉट बी द मेजर, बिकॉज मोस्ट कॉर्पोरेट्स अभी सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं. वो जो अर्न करते हैं, प्रॉफिट जो है, कैश एक्रूवल्स हैं, वो डिप्लॉय करते हैं, तो 10%-15% ग्रोथ in their production they can do through internal accruals.
So corporate India's needs will be basically infrastructure driven. And आप देखिए, this is also true in the West. Manufacturing companies are not major borrowers. Infrastructure investors are borrowers. The infrastructure investor, but the major borrower is going to be consumer India. And जो भी हम करते हैं, we have to make to facilitate that to happen, because policies we have to make to facilitate that to happen. क्योंकि they drive demand and they will drive the ultimate हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। कामत साहब, आपने एक जो बहुत अच्छी तस्वीर बताई है कि कंज्यूमर इंडिया अब इसको ड्राइव करेगा और पॉलिसी उस तरीके की बने, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी एक पेसिमिज्म फिर से है। आपने जो नंबर बताए हैं वो इशारा करते हैं ग्रोथ रेट 9% और उस तरफ, लेकिन अब एक रियलिटी चेक लोग ये ले रहे हैं कि हमारी जो इनहेरेंट कैपेसिटी है वो क्या 6-7% वाली ही है, और जब तक हम बहुत बड़े काम नहीं कर देंगे, दूसरे कंपोनेंट को एड्रेस नहीं कर देंगे, तब तक उसके आगे हम जा नहीं सकेंगे। क्या ये कहना सही होगा? नहीं, इसमें भी आई वुड थिंक देयर आर fallacies. There will be certain bottlenecks, but there are a whole lot of areas where there are no constraints. तो हमने constraint 6-7 शुरुआत में कहे। Positives देखिए आप, सर्विस सेक्टर 60% ऑफ द इकोनॉमी, आई डोंट सी ए स्लो डाउन। उनको ग्रोथ है, उनको इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी है, वो बैंक के पास नहीं आते हैं, सरकार के पास नहीं जाते हैं फॉर क्रेडिट, तो वो ग्रो हो रहा है। रूरल इंडिया देखिए आप, रूरल इंडिया गेट्स द क्रेडिट इट वांट्स, एग्रीकल्चर और अदरवाइज, बट यू सी अ स्माइल ऑन द फेसेस, बिकॉज जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का इम्पैक्ट है वहां सबसे ज्यादा हुआ है। सो देयर इज मनी विथ पीपल एंड इट इज नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, इट इज अ होल लॉट ऑफ एलाइड एक्टिविटीज, तो वो बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया देखिए आप, by and large self-sufficient, not borrowing from anybody, growing at 10 to 15% through internal accruals, problem नहीं है। एक एरिया है जहाँ स्टक होते हैं हम, एक एरिया, सिर्फ एक एरिया मेरे हिसाब से, इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल कॉन्टेक्स्ट पे वी हैव चैलेंजेस, वी हेल्थ, एजुकेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पोर, वी कांट टेक आवर आइज ऑफ दैट। वो तो मैं लेता हूँ कि वो गिवन है, एंड उसमें इन्वेस्ट करने का है, सब्सिडी देने का है, जो भी है सरकार का पॉलिसीज, आई थिंक एज नागरिक के हिसाब से वी नीड टू सपोर्ट दोस। बट व्हेन वी कम टू द बिजनेस दैट आई एम इन, वन एरिया दैट इज वीक, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें भी आप डिसाइड कीजिए, वी हैव हैड वर्स्ट सिचुएशंस इन दिस इन इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हेन प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट हैव एनी कैपेसिटी टू जनरेट पावर, पब्लिक सेक्टर डिड नॉट हैव एनी कैपेसिटी। आई एम टॉकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अभी जहां तक हमको पावर चाहिए, एवरीबडी सेल्फ सफिशिएंट, तो हमारे पास पावर कैपेसिटी हमने इंस्टॉल कर दी है टू मीट आवर नीड्स। रोड्स, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन 10 years. We may still say that road network should be 50% more, but dramatic improvement. All port connectivity is done. New ports have come up. Ports are more efficient than others. Air movement is happening. So मेरे हिसाब से जो momentum last 8-10 years में this will see us through for the next 2 years or so. Going forward, the major issue will be power, because there are land issues, there are mineral rights issues, there are environmental issues. To me, these need to be addressed at on a war footing. मैं ये नहीं कहता हूँ कि concessions दे देना. I am not saying concessions at all, but put a framework whereby industry can go and acquire land at market or whatever basis. You articulate that. Now, अगर market पे लिया land, तो it may have impact on cost of power. The public will have to pay it. So that's going to be part of the equation. Similarly, we need to resolve coal mining issues, coal rights issues, and environmental issues to move this. Otherwise, going forward, I see a challenge. But 90-95% of the economy does not seem to be constrained, as it were.